बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रॉलरी है कि अ फाइनाइट ग्रुप जी हैज़ अ यूनिक सीलो पी सब ग्रुप एच इफ़ एंड ओनली इफ़ एच इज़ नॉर्मल इन जी। यानी किसी भी फाइनाइट ग्रुप के पास यूनिक सीलो पी सब ग्रुप होगा एच। कब? अगर वो इफ़ एंड ओनली इफ़ एच इज़ नॉर्मल। अगर तो वो सीलो पी सब ग्रुप यूनिक हो तो वो नॉर्मल होगा, और अगर वो सीलो पी सब ग्रुप नॉर्मल हो तो वो यूनिक होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एस थ्री में सीलो टू सब ग्रुप हैं 3 और सीलो थ्री सब ग्रुप एक ही है जो कि A3 है, और A3 हमें पता है S3 में नॉर्मल है। तो अगर सीलो पी सब ग्रुप यूनिक होगा तो वो नॉर्मल होगा, और अगर नॉर्मल है तो वो यूनिक होगा। हम कहते हैं कि H जो है वो हम लेट करते हैं पहले कि नॉर्मल हम यूनिक है। फॉर इफ़ H इज़ अ सीलो पी सब ग्रुप, और H जो है वो यूनिक हमने लिया है। H क्या है? यूनिक सीलो पी सब ग्रुप। अब क्योंकि अगर H हमारे पास सीलो पी सब ग्रुप है तो जितने भी सब ग्रुप H के साथ कॉन्जुगेट हैं वो भी सीलो पी सब ग्रुप होंगे। सीलो सेकंड थ्योरम यही कहता है कि कोई से भी 2 सीलो पी सब ग्रुप लें तो वो कॉन्जुगेट हैं। अगर H सीलो पी सब ग्रुप है तो जो इसका कॉन्जुगेट बनेगा AH A इन्वर्स, वो भी सीलो पी सब ग्रुप होगा। देन AH A इन्वर्स इज़ आल्सो अ सीलो पी सब ग्रुप ऑफ G बाय द यूनिकनेस ऑफ H। क्योंकि H हमने कहा था यूनिक है तो ये दोनों बराबर हैं। H इज़ इक्वल टू AH A इन्वर्स। हम यहाँ से लिख सकते हैं HA इज़ इक्वल टू AH, यानी कि ये दोनों क्या हैं? नॉर्मल, या AH इज़ इक्वल टू HA। लेफ़्ट एंड राइट कोसेट्स बराबर हैं फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, तो H नॉर्मल है। कन्वर्सली सपोज करते हैं कि H जो है वो नॉर्मल है G में। अगर H नॉर्मल है G में तो AH A इन्वर्स बराबर होगा H के फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। सिंस ऑल सीलो पी सब ग्रुप ऑफ G आर ऑफ द फॉर्म, जितने भी सीलो पी सब ग्रुप हैं G के वो इस फॉर्म में होंगे AH A इन्वर्स A बिलोंग्स टू G एंड ऑल दीज को इंसाइड विद H। और क्योंकि H नॉर्मल था तो AH A इन्वर्स इज़ इक्वल टू H है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। तो मतलब अगर हम यहाँ H की A की जगह कोई भी एलिमेंट रखें वो AH A इन्वर्स इज़ इक्वल टू H ही होगा, क्योंकि हर सीलो पी सब ग्रुप इस फॉर्म का है। हर सीलो पी सब ग्रुप, क्योंकि H भी सीलो पी सब ग्रुप था तो वह सब इसी के बराबर हैं। तो ये दोनों, ये इसका मतलब ये है कि ये और H सेम हैं, तो वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगे। H इज़ द यूनिक सीलो पी सब ग्रुप ऑफ G। नेक्स्ट हमारे पास सीलो थर्ड थ्योरम है। द नंबर K ऑफ सीलो पी सब ग्रुप्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod P एंड इज़ अ फैक्टर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। जो टोटल हमारे पास सीलो पी सब ग्रुप्स की तादाद है, सीलो थर्ड थ्योरम हमें उनकी तादाद बताएगा कि एक ग्रुप के पास कितने सीलो पी सब ग्रुप हैं। कहना ये चाहता है कि अगर K जो है वो सीलो पी सब ग्रुप्स की तादाद है, नंबर ऑफ सीलो पी सब ग्रुप हैं K, तो K जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 1 mod P एंड K डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। नंबर ऑफ सीलो पी सब ग्रुप कितने हैं? K। कब? अगर K कॉन्ग्रुएंट हो 1 mod P और K जो है वो N को डिवाइड करे। इसका मतलब ये है कि मैं P को K से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आए, K को P से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आए? 1, और K जो है वो N को भी डिवाइड करे तो हम कहेंगे कि उस ग्रुप G के पास टोटल K सीलो पी सब ग्रुप हैं। हम इसका प्रूफ देखते हैं, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स भी करेंगे। लेट H कोई भी हमारे पास सीलो पी सब ग्रुप है और G का जो ऑर्डर है वो N है। G का ऑर्डर क्या है? N। हमने सीलो सेकंड थ्योरम में प्रूव किया था कि कोई से भी 2 सीलो पी सब ग्रुप लें
तो वो कॉन्जुगेट हैं। द नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप्स ऑफ जी इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन अ कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ एच। हमने एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास निकाली, इसी तरह से हम सब ग्रुप की कॉन्जुगेसी क्लास भी निकाल सकते हैं। एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास निकाली थी तो उसमें वो एलिमेंट्स आए थे जो ए के साथ कॉन्जुगेट थे। जब सब ग्रुप की कॉन्जुगेसी क्लास निकालेंगे तो वो सब ग्रुप आएंगे जो एच के साथ कॉन्जुगेट हैं, क्योंकि हमने कहा था कि कोई से भी दो सिलो पी सब ग्रुप लें तो वो कॉन्जुगेट हैं। तो हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अगर एच कोई भी सब ग्रुप है तो जितने भी सब ग्रुप एच के साथ कॉन्जुगेट हैं उनका ऑर्डर उतना ही होगा जितना एच का है, और जितने सब ग्रुप एच के साथ कॉन्जुगेट हैं वो सारे सिलो पी सब ग्रुप होंगे। तो इसका मतलब ये है कि टोटल उनकी तादाद कितनी होगी, उनकी तादाद हमारे पास उतनी ही है जितने एच के साथ सब ग्रुप कॉन्जुगेट हैं। द नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप्स ऑफ जी is equal to the number of subgroups in a conjugacy class of H and is the same as the index of normalizer। अब conjugacy क्लास में कितने सब ग्रुप आएंगे, इसका हमारे पास फार्मूला क्या है। conjugacy क्लास में का जो हमारे पास ऑर्डर होगा H की conjugacy क्लास का ऑर्डर, अगर हम C से डिनोट करें H सब ग्रुप है तो ये है इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइज़र ऑफ H इन G। मतलब हम पहले एच का नॉर्मलाइज़र फाइंड करें, फिर नॉर्मलाइज़र का इंडेक्स फाइंड करें। मतलब नॉर्मलाइज़र भी सब ग्रुप है तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ को सेट हैं वो इंडेक्स है जी एन जी एच। ये क्या है, नॉर्मलाइज़र। यानी नॉर्मलाइज़र का जो इंडेक्स है जी में वो हमारे पास कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ एच का ऑर्डर है। यानी टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप जो एच के साथ कॉन्जुगेट हैं वो ये हैं, इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइज़र ऑफ एच इन जी। हम कहते हैं कि जी नॉर्मलाइज़र को हमने एन से डिनोट किया ऑफ एच इन जी। एच क्योंकि सिलो पी सब ग्रुप है तो उसका ऑर्डर हमने रखा पी रेज़ टू पावर अल्फ़ा, और एन का ऑर्डर हमने कहा कि एन का ऑर्डर एन वन है, और एन का जो इंडेक्स है वो के है। यानी कि एन ओवर एन वन इज़ इक्वल टू के है। सब ग्रुप का ऑर्डर इज़ इक्वल टू के, टोटल नंबर ऑफ को सेट। और ये के जो है हमारे पास, के असल में टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप हैं जो एच के साथ कॉन्जुगेट हैं। हमने ये बताना है कि के बराबर है जी, के कांगुरेंट है 1 मॉड पी। हमने ये प्रूव करना है। अब क्योंकि एन नॉर्मलाइज़र जो है वो भी जी का सब ग्रुप है और एच भी जी का सब ग्रुप है, और एच जो है वो नॉर्मलाइज़र का भी सब ग्रुप है, और एच जो है वो नॉर्मलाइज़र में नॉर्मल भी है। हम डबल कोसेट डीकम्पोजिशन जो हमने पहले डबल कोसेट पढ़े थे, क्योंकि वो डिसजॉइंट हैं, उनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी है, उनका यूनियन जो है वो पूरा ग्रुप है, तो हम उन्हें यूज़ करेंगे कि जी जो है वो तमाम डबल कोसेट्स के यूनियन के बराबर है। जितने भी जी के डबल कोसेट हमने एन और एच की मदद से बनाए हैं। और इसका ऑर्डर क्या है, अगर हम एन ए आई एच इसका ऑर्डर निकालें तो ये हम फार्मूला फाइंड कर चुके हैं पहले। डबल कोसेट का ऑर्डर हमने पहले निकाला है, वो क्या था, अगर एन ए आई एच इसका हमने ऑर्डर निकालना है तो वो है एन का ऑर्डर इंटू एच का ऑर्डर ओवर एन इंटरसेक्शन ए आई एच ए आई इनवर्स, ये है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो ये है एन ए वन एच प्लस एन ए टू एच अप टू एन ए आर एच। अगर जी के ऑर्डर की बात करें तो जी का जो ऑर्डर है वो इसका ऑर्डर प्लस इसका ऑर्डर अप टू इन तमाम के ऑर्डर के सम के बराबर है। तो यहाँ फिर समीशन आ जाएगा, तो ये बनेगा n1 है n का ऑर्डर p रेज़ टू पावर अल्फ़ा h का ऑर्डर, और qi जो है वो ये इनके इंटरसेक्शन के ऑर्डर के बराबर है, वेयर qi इज़ द ऑर्डर ऑफ n इंटरसेक्शन ai इनवर्स। अब क्योंकि ये जो है आपके पास सब ग्रुप है, इसका भी
और एन का भी, क्योंकि एन इंटरसेक्शन ए आई एच ए आई इन्वर्स ये सबसेट एन का भी है और सबसेट ए आई एच ए आई इन्वर्स का भी है, तो इन दोनों का सब ग्रुप भी होगा। अगर इन दोनों का सब ग्रुप है और ये सीलो पी सब ग्रुप है और सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्डर जो है वो पी की पावर में होगा। एंड सो इज़ अ पावर ऑफ पी बिकॉज इट इज़ द ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ अ पी ग्रुप, क्योंकि ये सीलो पी सब ग्रुप था। अब ये n1 जो है ये उठाकर इस तरफ ले आएँ तो ये बन जाएगा n/n1। ये क्या है, इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइज़र इन जी, ग्रुप का ऑर्डर और नॉर्मलाइज़र का ऑर्डर, ये बराबर था k के, तो हम यहाँ k पुट कर देंगे, वेयर k इज़ द इंडेक्स ऑफ n इन जी। अब जितनी भी ये टर्म्स हैं या तो ये p की मल्टीपल हैं या 1 हैं। क्यों? क्योंकि qi जो है वो p रेज़ टू पावर अल्फ़ा भी तो हो सकता है, इसका ऑर्डर जो है वो p रेज़ टू पावर अल्फ़ा भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले तो ये बताएंगे कि जी एक एलिमेंट के लिए ये p रेज़ टू पावर अल्फ़ा है qi। हाउएवर वन ऑफ द टर्म, अब क्योंकि जो a है, a हमने g में से लिया है तो a आइडेंटिटी भी तो होगा। हम कहते हैं कि जी a1 इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी है, qi की जगह q1 लिया, फिर a1 इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। अब क्योंकि h जो है वो n का सब ग्रुप था, h जो है वो n का सब ग्रुप था, h n a1h इज़ इक्वल टू n e h इज़ इक्वल टू n h, और ये आया n। ये n इसलिए आया क्योंकि h का हर एलिमेंट n में पहले से ही मौजूद है, तो जब मैं h और n के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो वो n ही आएगा, आंसर में n ही मिलेगा, क्योंकि हर एलिमेंट जो h में है वो ऑलरेडी n में है, h सब ग्रुप है n का, और क्योंकि h जो है वो सब ग्रुप है n का तो इनका इंटरसेक्शन h होगा, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, h। तो इसका मतलब ये, अब ये इसका मतलब ये है n इंटरसेक्शन a1 h a1 इन्वर्स, a1 की जगह आइडेंटिटी था तो वो h रह गया, तो इंटरसेक्शन का ऑर्डर बना p रेज़ टू पावर अल्फ़ा, तो q1 जो है वो p रेज़ टू पावर अल्फ़ा है। तो इसका मतलब ये है कि पहली टर्म जो है वो हमने सपोज कर ली कि वो 1 है और बाकी को हमने एज इट इज़ रख लिया, i फ्राम 2 टू r और p रेज़ टू पावर अल्फ़ा ओवर q रेज़ टू पावर i, k इज़ इक्वल टू 1 प्लस। अब हम ये बताएंगे कि इनमें कोई और 1 के इक्वल नहीं है। वी शो डैट नो अदर टर्म इन दिस इक्वेशन इज़ यूनिटी। सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी के j ग्रेटर दैन 1 के लिए, j ग्रेटर दैन 1 के लिए p अल्फ़ा ओवर क्यू जे जो है वो 1 है, ठीक है, यानी कि क्यू जे का जो ऑर्डर है वो p रेज़ टू पावर अल्फ़ा है। देन जो इनका इंटरसेक्शन है, देन द इंटरसेक्शन n इंटरसेक्शन a j h a j इन्वर्स, ये सब ग्रुप था इसका, ये इसका सब ग्रुप है ना, और हमने कहा है कि इसका ऑर्डर p रेज़ टू पावर अल्फ़ा है। अब इसका ऑर्डर भी p रेज़ टू पावर अल्फ़ा है, इसका ऑर्डर भी p रेज़ टू पावर अल्फ़ा है, और ये इसका सब ग्रुप भी है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों सेम होंगे। एंड हैविंग ऑर्डर इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ a j h a j इन्वर्स, सो ये आपस में कोइंसाइड करेंगे, तो ये दोनों बराबर हैं। क्योंकि अगर a सब सेट है b का और इन दोनों का ऑर्डर भी बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों बराबर हैं, तो यहाँ भी यही सेम हमारे पास केस है। अब अगर तो a इंटरसेक्शन b लें और आंसर आ जाए a, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a सब सेट था b का। अब हमने n का इसके साथ इंटरसेक्शन लिया तो ये आंसर आया, a का b के साथ इंटरसेक्शन लिया तो b ही आंसर आया। इसका मतलब ये है कि ये जो सेट है a j h a j इन्वर्स, ये सब ग्रुप है n का। अभी हमें ये नहीं पता कि a j जो है वो n में है या नहीं है, क्योंकि हमने ऐसी कोई भी बात नहीं की a j के बारे में कि वो n का एलिमेंट है या नहीं। g का एलिमेंट तो है, लेकिन n का है या नहीं इसका हमें नहीं पता। अब क्योंकि h जो है वो सीलो p सब ग्रुप है, since a CeLO P subgroup H of a G is a CeLO P subgroup of any subgroup containing H। अब
एच जो है वो जी का सीलो पी सब ग्रुप था। हमने ये कहा है कि जितने भी सब ग्रुप एच को कंटेन करते हैं ना, एच उनका भी सीलो पी सब ग्रुप है। H is a COP subgroup of any subgroup containing H। अब H is a COP subgroup of N। H जो है वो N का सबग्रुप था, तो H जो है वो N में भी N का भी COP सबग्रुप है। लेकिन H N में नॉर्मल है, यही तो नॉर्मलाइज़र की डेफिनेशन के मुताबिक ही हमने कहा कि H जो है वो N में नॉर्मल है, क्योंकि n के अंदर वो नॉर्मलाइज़र में वो एलिमेंट्स होते हैं जिसके लिए हमारे पास लेफ़्ट और राइट कोसेट जो है वो बराबर आते हैं। बट h इज़ नॉर्मल इन इट्स नॉर्मलाइज़र, सो h इज़ यूनिक सीलो पी सब ग्रुप ऑफ n। हमने अभी थ्योरम पढ़ा था एक शुरू में कि अगर ग्रुप यूनिक है, सीलो पी सब ग्रुप यूनिक है तो वो नॉर्मल होगा, नॉर्मल है तो वो यूनिक होगा। अब नॉर्मल तो है तो इसका मतलब ये है कि यूनिक है। अगर यूनिक है तो H और उसका कंजुगेट दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये भी N का सीलो पी सब ग्रुप और H जो है वो उसका सीलो पी सब ग्रुप है, और ये इसी के अंदर है। मतलब क्योंकि ये जो सब ग्रुप है वो N का, ये जो सेट है AJ इन्वर्स, वो N का सब ग्रुप है। और H जो है वो सीलो पी सब ग्रुप था N में, अभी हमने बात की, और ये भी सीलो पी सब ग्रुप है और H नॉर्मल भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि AJH ये बराबर है जी HAJ, लेफ़्ट और राइट कोसेट बराबर। अब अगर ये लेफ़्ट और राइट कोसेट बराबर हैं तो ये AJ कहाँ जाएगा, ये नॉर्मलाइज़र में जाएगा, क्योंकि हमने कहा है नॉर्मलाइज़र में वो एलिमेंट्स हैं जिनके लिए लेफ़्ट और राइट कोसेट बराबर थे। तो AJ जो है वो N का एलिमेंट है, AJ जो है वो N का एलिमेंट है। अगर हम NAJH कंसीडर करें तो अब क्योंकि AJ जो है वो N का एलिमेंट था, हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि H इज़ इक्वल टू H होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ A बिलोंग्स टू H। अब AJ जो है वो N में है तो AJ N इज़ इक्वल टू N होना चाहिए, तो ये NH आ जाएगा। NH को हम लिख सकते हैं N इंटू आइडेंटिटी इंटू H, जो कि लिख सकते हैं A1 इज़ इक्वल टू H। तो यहाँ से आ गया जी NAJH इज़ इक्वल टू NA1H, तो J इज़ इक्वल टू 1। कंट्राडिक्शन हमने कहा था J ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, हमने J ग्रेटर देन 1 लिया था, तो ये कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब ये है कि कोई और टर्म जो है वो 1 नहीं है। अब क्योंकि ये हर टर्म P का P की मल्टीपल है तो हम ये लिख सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक टर्म है वो P की मल्टीपल है तो P इंटू T लिख लें, P इंटू X लिख लें, P इंटू Y ऐड हो रही हैं, P कॉमन ले लें, तो क्योंकि ये सारे इंटीजर्स हैं तो ये एक नया इंटीजर बन जाएगा। तो हमने यहाँ भी यही किया है, K कांगुरेंट टू 1 X और ये P जो हमारे पास प्राइम नंबर था और X हमने कोई नया इंटीजर, इन सब के सम को कह दिया कि वो X है P कॉमन लेने के बाद, क्योंकि ये तमाम टर्म्स P की मल्टीपल हैं। P की मल्टीपल इसलिए हैं क्योंकि QI जो है वो भी P की पावर में है और ऊपर भी P रेज़ टू पावर अल्फ़ा है। अगर ये P रेज़ टू पावर अल्फ़ा है और अगर ये P रेज़ टू पावर M है तो हम लिख सकते हैं P रेज़ टू पावर अल्फ़ा माइनस M, अल्फ़ा ग्रेटर है और M उससे लेस है, तो ये P से डिवाइड होगी ये टर्म, तो ये P की मल्टीपल है फॉर सम इंटीजर X दैट इज़। अब इसका मतलब ये है, हमने कहा था एक यूक्लिडियन थ्योरम हमने पढ़ा था कि BQ प्लस R, इसका मतलब ये था कि A को B से डिवाइड किया, Q कोशेंट आ गया, R रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ इसका मतलब ये है कि हमने K को P से डिवाइड किया और 1 रिमाइंडर आया, K को P से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया, तो हमने लिख दिया K कांगुरेंट टू 1 मॉड P। और K जो है वो इंडेक्स था सब ग्रुप का, G के सब ग्रुप का इंडेक्स था, और लाग्रांज थ्योरम ये कहता है कि सब जो इंडेक्स है वो भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये है K भी फैक्टर है G का, और यही हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट थी, यही हमने प्रूव करना था। अब क्वेश्चन ये है कि शो डैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, ये सिंपल नहीं है,
सिंपल ग्रुप कौन सा था जिसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, यानी जिसके सिर्फ जो ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं वही नॉर्मल हों और कोई भी सब ग्रुप नॉर्मल ना हो। अब 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो इस ग्रुप के पास हमारे पास सीलो 2 सब ग्रुप है, क्योंकि 2 जो है वो 12 को डिवाइड करता है, लेकिन 2 3 12 को डिवाइड नहीं करता। तो सीलो 2 सब ग्रुप होगा और सीलो 3 सब ग्रुप होगा। हमने N2 इसलिए लिखा है ताकि हमें ये अंदाज़ा रहे कि हम सीलो 2 सब ग्रुप नंबर ऑफ सीलो 2 सब ग्रुप फाइंड कर रहे हैं। हमने प्रूव किया K कांग्रुएंट टू 1 मॉड P। K जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ सीलो P सब ग्रुप हैं और K डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। अब N2 कांग्रुएंट टू 1 मॉड P, हम K को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स P। तो हम क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे 1 प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू इक्वांगुरेंट टू N2। यहाँ हम अगर पुट करें 0 तो N2 क्या आएगा, वो 1 आ जाएगा। साथ साथ हमने ये भी देखना है कि N2 12 को डिवाइड करता है या नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ सीलो P सब ग्रुप के ऑर्डर को भी डिवाइड करेंगे। अगर हम यहाँ रखें 1, असल में इसका मतलब ये है N2 कांग्रुएंट टू 1 मॉड 2 का कि हम N2 को 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 आए। और साथ हमने ये भी चेक करना है कि N2 जो है वो G के ऑर्डर को डिवाइड करता हो। तो वो इंटीजर्स जिन्हें मैं 2 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर 1 आए, वो कौन से हैं। यहाँ बारी बारी पुट करते रहें वैल्यू। 0 पुट किया तो 1 आ गया, 1 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 है, 2 पुट करूंगा तो 5 आ जाएगा, 3 पुट करूंगा तो 7 आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब हमने चेक करना है कि जो N2 है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता हो। अब 1 जो है वो डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है। तो सीलो थर्ड थ्योरम ये कहता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ सीलो 2 सब ग्रुप है ना, वो या तो 1 है या 3 है, या तो 1 है या 3। सीलो 2 सब ग्रुप कितने हैं, या 1 या 3। सिमिलरली हम 3 की बात करेंगे। नंबर ऑफ सीलो 3 सब ग्रुप कांग्रुएंट टू 1 मॉड 3, इसे भी लिख लें N3 कांग्रुएंट टू 1 प्लस 3x। 0 पुट करेंगे तो 1, 1 पुट करेंगे तो 4, 2 पुट करेंगे तो 7, एंड सो ऑन। अब 1 डिवाइड करता है और 4 भी डिवाइड करता है 12 को। तो हमने क्या कहा कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी G के पास नॉर्मल प्रॉपर सब ग्रुप हो सकता है। सो G इज़ नॉट सिंपल। पॉसिबिलिटी है ना, या तो सीलो 2 सब ग्रुप 1 होंगे या 3, सिमिलरली सीलो 3 सब ग्रुप या 1 या 4। तो अगर वो 1 होंगे तो यूनिक होंगे, जब यूनिक होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो सिंपल नहीं है, क्योंकि उसमें हमें नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाएगा। जैसे अगर हम S3 की बात कर लें, S3 वो है 2 इंटू 3, तो 2 जो है वो 6 को डिवाइड करता है, लेकिन 2 डिवाइड नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सीलो 2 सब ग्रुप है। हम चेक करना चाहते हैं जी कितने हैं, तो कांग्रुएंट टू 1 मॉड 2। तो ये क्या बनेगा, N2 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2x। तो ये 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा और 5 तो वैसे डिवाइड नहीं करता, 1 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है। या तो 1 सीलो 2 सब ग्रुप है या 3 है, और हमें पता है कि S3 में 3 सीलो 2 सब ग्रुप हैं। सिमिलरली हम सीलो 3 सब ग्रुप की बात करें तो वो N3 कांग्रुएंट टू 1 मॉड 3x। 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, और अगर 1 पुट करेंगे तो 4 6 को डिवाइड नहीं करता। तो एक ही सीलो 3 सब ग्रुप है। अगर यूनिक होगा तो नॉर्मल होगा, और जो एक सीलो 3 सब ग्रुप है वो A3 है और ये नॉर्मल भी है। तो इसका मतलब है S3 जो है वो सिंपल नहीं है। जैसे हम
हमारे पास ग्रुप है जिसका ऑर्डर 40 है, हम इसे लिख सकते हैं 2⁻³ × 5। अब 2⁻³ जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, लेकिन 2⁻⁴ नहीं करता, मतलब सिलो 2 सब ग्रुप होंगे। नंबर ऑफ सिलो 2 सब ग्रुप क्या है जी, 1 mod 2, तो 1 3 5 7। अब 140 को डिवाइड करता है, इसके अलावा कोई भी हमारे पास इनमें से इंटीजर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि सिलो 2 सब ग्रुप यूनिक है। अगर यूनिक है तो नॉर्मल है। सिमिलरली सिलो 5 की बात करें तो n5 कांग्रुएंट टू 1 mod 5, वो कितने हैं जी, वो भी हमारे पास 1 आएगा, 6 आएगा, 11, और 1 डिवाइड करता है। इसके अलावा कोई भी इंटीजर इनमें से ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता। तो सिलो 5 जो है वो भी यूनिक है। तो इसका मतलब ये है कि जी कंटेन्स प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, क्योंकि सिलो पी सब ग्रुप यूनिक होंगे तो वो नॉर्मल होंगे। सो जी इज़ नॉट सिंपल।